नमस्कार, जीजे एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे शिक्षा में अर्थशास्त्र की संकल्पना। ठीक है, ये यूजीसी नेट पेपर सेकंड से रिलेटेड है, एजुकेशन से। ठीक है, शिक्षा में अर्थशास्त्र की संकल्पना क्या है? शिक्षा अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यह एक ही समय में शिक्षा और आर्थिक सिद्धांतों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। ठीक है, मतलब ये शिक्षा और आर्थिक सिद्धांत या अर्थशास्त्र के बीच संबंध को बताता है। आधुनिक समय में शिक्षा के द्वारा समाज का विकास किस प्रकार हो सकता है, शिक्षा अर्थशास्त्र आर्थिक दृष्टि से इसका विचार करता है। ठीक है, शिक्षा अर्थशास्त्र का परिचय क्या है? देखिए, परिचय पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे जो भी लोग नए आए हैं, जो बच्चे नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि आगे जो है और भी बच्चे मेरे चैनल का फायदा उठा सकें और मैं भी लर्निंग के लिए जो है मोटिवेट होती रहूं, पढ़ाने के लिए मोटिवेट होती रहूं। ठीक है, शिक्षा अर्थशास्त्र का परिचय क्या है? शिक्षा सर्वप्रथम 1994 में चीन में, चोन नहीं है, चीन में शिक्षा के आर्थिक दृष्टिकोण पर एक लेख प्रकाशित किया गया। उसके अंतर्गत शिक्षा और आर्थिक बाधाओं के बीच द्वंद्वात्मक संघर्षों पर विस्तृत चर्चा की गई। सबसे पहले शिक्षा और अर्थशास्त्री चर्चा कहाँ हुई? 1994 में चीन में हुई। ठीक है, इसमें शैक्षिक कार्यक्रमों तथा शिक्षा के आर्थिक उपागमों के पारस्परिक संबंधों को व्यावहारिक रूप से स्पष्ट किया गया। उसके बाद पश्चिमी विद्वान डेविड रिकार्डो ने शिक्षा के क्षेत्र में निवेश एवं वित्त पोषण को मूल विचार प्रस्तुत किया। वित्त पोषण का मूल विचार प्रस्तुत किया। सोवियत संघ में सर्वप्रथम शिक्षा अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में मान्यता दी गई। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अमेरिकी विद्वान शुल्ज ने भी अपने मानव पूंजी सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा अर्थशास्त्र को अलग विषय के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, मानव पूंजी सिद्धांत किसने दिया? शुल्ज ने दिया है। ठीक है, शिक्षा में लागत लाभ तथा प्रभावी विश्लेषण, ये दो चीजें शिक्षा में इन्होंने बताई हैं आर्थिक दृष्टि से। पहला तो अर्थशास्त्र में लागत और लाभ के बारे में बात की जाती है और दूसरा प्रभावी विश्लेषण के बारे में। ठीक है, तो दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। शिक्षा में उसकी गुणवत्ता की माप या लागत लाभ अथवा उसके लागत के प्रभावी आकलन हेतु लागत लाभ विश्लेषण बनाम लागत प्रभावी विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है। इससे शिक्षा जगत में संचालित प्रमुख नीतियों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं में किए गए धन का आवंटन तथा उसके परिणाम की जानकारी लागत लाभ विश्लेषण से होती है। वहीं लागत प्रभावी विश्लेषण क्या है? अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर प्रभावी मूल्यांकन एवं आकलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण। ठीक है, प्रभावी विश्लेषण बाद में। लागत लाभ विश्लेषण क्या है? यह विश्लेषण शिक्षा की उत्पादकता बढ़ाने हेतु साधन और साध्यों के बीच भेदों को कम करने में सहायता करती है। ठीक है, क्या करने में सहायता करती है? उत्पादकता बढ़ाने हेतु साधन साध्यों के बीच भेद, जो डिफरेंसेस होते हैं, उनको कम करती है। ठीक है, अंतर को कम करती है। यह शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने की लागतों को कम करने, उससे होने वाले लाभों पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, यानी लागतों को कम करती है और उससे जो फायदा होता है उसकी तरफ कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है। ठीक है, यह किसी विशेष समूह की शैक्षणिक आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए निर्धारित मानदंडों को प्रस्तुत करती है। शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए जो मानदंड या जो नॉर्म्स दिए गए हैं, उनकी प्रेजेंटेशन लागत लाभ विश्लेषण के अंतर्गत की जाती है। यह विकेंद्रीकृत निर्णय करने का अवसर प्रदान करती है, यानी ये कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है और जो सेंट्रल या केंद्र में जो निर्णय होते हैं या जो सब्जेक्ट से रिलेटेड निर्णय होते हैं, उनको प्राप्त करने का अवसर देती है ये। ठीक है, यह शिक्षा परियोजना को की लागतों और लाभों की गणना करने के लिए
मानदंड प्रस्तुत करती है। ठीक है, लागत और लाभ की गणना, ठीक है, करने के लिए ये नॉर्म्स देती है। लागत लाभ विश्लेषण शिक्षा योजनाओं की वांछनीयता का मूल्यांकन करने का एक व्यवहारिक ढंग है। ठीक है, शिक्षा में इसकी क्या जरूरत है, इसका मूल्यांकन करने के लिए एक तरीका जो है लागत लाभ विश्लेषण बताता है। यह शिक्षा के संदर्भ में वर्तमान तथा भविष्य दोनों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। ठीक है, क्या चल रहा है शिक्षा में, जो इस समय चल रहा है और जो भविष्य में होने वाला है, उन दोनों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण ये प्रस्तुत करती है। इसके द्वारा शिक्षा पर विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों के व्यवहारिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो हमारे धन से, जो हमारी संपत्ति से, जो हमारे व्यय से जुड़े कार्यक्रम हैं, उनका जो व्यवहारिक प्रभाव है उसका मूल्यांकन लागत लाभ विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है। शिक्षा योजनाओं की लागतों और उसके प्रभावों की गणना के लिए यह एक अलग प्राधिकरण संस्था की मान्यता को स्वीकार करता है। ठीक है, लागतों और प्रभावों के लिए एक प्राधिकरण संस्था की मान्यता को स्वीकार करता है। यह शिक्षा योजना के लाभों को प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम साधन आवंटन की अवधारणा पर कार्य करता है। ठीक है, किस चीज पर, शिक्षा की ये जो योजनाएं हैं, योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने के लिए, यानी जो शिक्षा योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड जो फायदे इंसान को हो रहे हैं, उसके लिए जो अनुकूलतम साधन का प्रयोग किया जाए, उनका जो आवंटन किया जाता है या जो उनको वितरित किया जाता है, उसकी अवधारणा पर ये कार्य करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या साधन, क्या अनुकूलतम साधन शिक्षा की योजनाओं के लिए उपयोग में लाए जाएं या दिए जाएं। ठीक है, यह विश्लेषण पूर्व मान्यता के रूप में यह स्वीकार करता है कि शिक्षा के सामाजिक लाभ के रूप में उसकी लागत की अपेक्षा उससे प्राप्त होने वाले लाभ अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये विश्लेषण क्या बताता है, सामाजिक लाभ के रूप में, ठीक है, समाज में क्या क्या फायदे हो रहे हैं, जितनी लागत या जितना पैसा उसमें लगाया गया है उससे ज्यादा उसको फायदा मिल रहा है या नहीं। ठीक है, इस चीज का ये विश्लेषण करता है। ठीक है, मान लीजिए हम एजुकेशन में ही जितना पैसा लगा रहे हैं उससे ज्यादा की हम सैलरी प्राप्त कर रहे हैं या नहीं, ये चीज ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा में लागत प्रभावी विश्लेषण। देखिए अभी तक हमने पढ़ा था शिक्षा में लाभ विश्लेषण, अब हम पढ़ेंगे लागत प्रभावी विश्लेषण। क्या है ये, जो भी हम शिक्षा के लिए खर्च करते हैं, ठीक है, उसका हमारी लाइफ पे या हमारे व्यवसाय पे क्या असर पड़ता है, वो इफेक्ट जो है उसको प्रभावी विश्लेषण के नाम से जानते हैं। यह विश्लेषण शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त विकल्पों की प्रभावशीलता का आकलन करता है। यानी ये बताता है कि जो हमने शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करे हैं उनके लिए कितना प्रभावशील रहा। ठीक है, यह विश्लेषण समाज के किसी वर्ग विशेष की शिक्षा संबंधी जरूरतों तथा उनकी पूर्ति के लिए निश्चित मानदंड प्रस्तुत करता है। सॉरी निश्चित मानदंड प्रस्तुत करता है या मानदंड बताता है। ठीक है, लाभ विश्लेषण प्रक्रिया के समान ही लागत प्रभावी विश्लेषण भी विकेंद्रीकरण निर्णय करने की का अवसर प्रदान करता है। यानी ये बताता है कि जो इंसान कंसंट्रेशन कर रहा है या जो भी उससे वो पाना चाह रहा है लागत लाभ विश्लेषण की तरह, जैसे वो अपनी लाइफ से जो पाना चाह रहा है वो उसको मिल रहा है या नहीं, उसका इफेक्ट उसके लाइफ पे पड़ रहा है या नहीं। ठीक है, यह लागत लाभ विश्लेषण से वृहत संकल्पना है। ठीक है, ये क्या है, उससे बहुत बड़े स्तर पर कार्य करने वाली संकल्पना है, क्योंकि यह शिक्षा परियोजनाओं की लागतों तक सीमित नहीं रहता बल्कि उससे उत्पन्न प्रभावों को भी अपनी विषय वस्तु बनाता है। ठीक है, यानी जो इफेक्ट्स पड़ते हैं उनसे ये अपना कार्य को करता है या मार्गदर्शन करता है उसका। ठीक है, लागत प्रभाव विश्लेषण शिक्षा योजनाओं के उद्देश्यों के संदर्भ में
जो भी शिक्षा के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, जो भी उसके एम्स हैं, उद्देश्य हैं, उनसे रिलेटेड आदर्शात्मक स्वरूप अपनाता है। ठीक है, किंतु इन उद्देश्यों की वांछनीयता की प्राप्ति और उनका मूल्यांकन व्यवहारिक तरीके से करता है। ठीक है, इस विश्लेषण के द्वारा शिक्षा के सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, यानी शिक्षा का समाज पर या समाज से रिलेटेड क्या इफेक्ट पड़ा है, उसका मूल्यांकन इसके द्वारा किया जाता है। यह विश्लेषण राष्ट्र के विकास में समाज के सभी वर्गों का योगदान सुनिश्चित करने के लिए कुछ निश्चित मानदंडों को प्रस्तुत करता है तथा इन मानदंडों की व्यावहारिक वांछनीयता का भी मूल्यांकन करता है। ये जो नॉर्म्स हैं, समाज में जो भी नॉर्म्स शिक्षा के लिए हैं, उनका जो उनकी निश्चितता को प्रस्तुत करता है और ये बताता है कि ये मानदंड कहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में या लागत लाभ के संबंध में जरूरी है। ठीक है, यह विश्लेषण शिक्षा के क्षेत्रों द्वारा अधिकतम सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यानी जो समाज पर पड़ता है, जो आर्थिक दृष्टि से या आर्थिक स्थिति के कारण पड़ता है, उसकी प्राप्ति की अवधारणा पर कार्य करता है। यह विश्लेषण पूर्व मान्यताओं के रूप में भी यह स्वीकार करता है कि शिक्षा योजनाओं के संदर्भ में उनकी लागत की अपेक्षा उनसे उत्पन्न प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, सामाजिक आदर्श की प्राप्ति व्यवहारिक विधि द्वारा करता है। इसके अंतर्गत यह शिक्षा योजनाओं के व्यवहारिक प्रभावों का आकलन करता है, मूल्यांकन करता है। वर्तमान और भविष्य के लिए शिक्षा योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने का कार्य लागत प्रभावी विश्लेषण के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, शिक्षा का आर्थिक प्रतिफलन क्या है? प्रतिफलन का मतलब है जो पैसा उस पे खर्च किया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया गया है, उसका रिटर्न क्या प्राप्त हो रहा है, यानी उससे जो हमें जो खर्च किया है वो हमें किस रूप में वापस मिल रहा है या कितना वापस मिल रहा है। ठीक है, शिक्षा अर्थशास्त्र में मानव पूंजी की प्रासंगिकता और उसके संकेतन का विवाद हमेशा से बना रहा है। ठीक है, शिक्षा शास्त्रियों का एक उच्च वर्ग शिक्षा द्वारा मानव पूंजी के प्रतिफलन को स्वीकार करता है। अभी मानव पूंजी जो है इसकी प्रकल्पना को हम अभी पढ़ेंगे क्या है ये। ठीक है, तथा दूसरा वर्ग मानव पूंजी के संकेतन सिग्नलिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल को स्वीकार करता है। इस प्रकार शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में विद्वानों ने दो वर्ग बनाए हैं जो दो भिन्न भिन्न सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। ये सिद्धांत संकेतन सिद्धांत और मानव पूंजी सिद्धांत कहलाते हैं। स्पेंसर द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या है ये सिद्धांत। संकेतन सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन स्पेंसर ने किया है और मानव पूंजी सिद्धांत अभी हमने पढ़ा था, किसने किया था? मानव पूंजी सिद्धांत का प्रतिपादन शुल्ट्ज द्वारा किया गया था। ठीक है, उच्च शिक्षा मानव पूंजी का केवल संकेतन करती है, यानी उच्च शिक्षा जो है मानव पूंजी को केवल संकेतिक करती है या संकेत देती है। ठीक है, सिग्नल देती है। उच्च शिक्षा द्वारा मानव पूंजी को बढ़ाकर श्रम उत्पादकता को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि यह केवल मानव में निहित पूंजी का संकेतन करती है तथा यह मानव पूंजी ही विकसित होकर उच्च श्रम उत्पादकता का रूप ग्रहण करती है। ठीक है, संकेतन सिद्धांत के समर्थक अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए शीपस्किन प्रभाव की चर्चा करते हैं। इसके अनुसार उच्च शिक्षा द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र शिक्षा प्राप्ति के बाद एक प्रभावी उपागम के रूप में कार्य करता है। यह इस बात का संकेतन करता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की उत्पादन क्षमता उन सभी व्यक्तियों से अधिक होगी जिन्हें इस प्रकार की उच्च शिक्षा उसका प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। यह सिद्धांत उच्च शैक्षणिक डिग्री को ही योग्यता का एकमात्र आधार मानता है। ठीक है, संकेतन सिद्धांत का मतलब क्या है कि जो भी आपसे कहा जा रहा है कि आपने ये चीज करी है, मान लीजिए आपने 4 वर्ष का बीएड कोर्स किया, ठीक है, लेकिन अंतिम वर्ष में आपने पेपर नहीं दिए जिसकी वजह से आपका रिजल्ट आपके पास नहीं आया, तो ये आपको आपकी डिग्री को मान्य नहीं मानेंगे, यानी आपको ये बीएड का अध्यापक के योग्य घोषित नहीं करेंगे जब तक आपके पास बीएड की डिग्री नहीं होगी। ठीक है,
तो संकेतन सिद्धांत ये बताता है कि आपके पास यदि किसी चीज की मान्यता है या डिग्री है, तभी आप उस कार्य के योग्य या उस चीज की योग्यता या क्षमता को रखते हैं। ठीक है, चाहे आप पढ़ाने वाले एक अच्छे टीचर हों, लेकिन यदि आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है, एमएड की डिग्री नहीं है, तो आप उस स्तर पर पढ़ाने योग्य नहीं माने जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे ही यूजीसी नेट में जो क्वालिफाई क्राइटेरिया जो पहले रखा गया था 50% या इसकी अबव जो है, वो तो सभी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो मेरिट होती है वो 6% पे आके रुक जाती है। तो जो 6% है वही लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई माने जाते हैं। ठीक है, तो संकेतन सिद्धांत इसी बात को बताता है कि लेक्चरर के लिए केवल ये 6% लोग जो हैं ये ही मान्य हैं या ये ही अप्रूव हैं, बाकी का इसमें कोई स्थान नहीं है, उसमें रिजल्ट जो है वो सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव पूंजी सिद्धांत। देखिए इसमें मानव पूंजी सिद्धांत में क्या कहा गया है, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि मानव और पूंजी दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति शिक्षा पर जितना खर्च करता है, जैसे खर्च करता है, भविष्य में वो उसी के आधार पर मतलब जो जॉब है पाता है, या जो पैसा है, जो अर्जन है, वो उसी आधार पर करता है। जितना निवेश उसने अपनी पढ़ाई पर या अपनी शिक्षा पर किया होगा, वो उसी के आधार पर अपनी जो सैलरीज हैं या वो क्राइटेरिया जो है वो प्राप्त कर पाएगा जो उसे चाहिए। ठीक है, देखिए ये सिद्धांत सर्वप्रथम एडम स्मिथ द्वारा इस सिद्धांत पर चर्चा की गई थी। ठीक है, उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल, मेंसर, शुल्ज तथा लेकी ने इसे व्यवस्थित रूप से स्थापित किया। यह सिद्धांत शिक्षा अनुसंधान और नीति निर्धारण कारकों का विश्लेषण आर्थिक संदर्भों में करता है। यह सिद्धांत शिक्षा, आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक विकास के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या और मूल्यांकन करता है। यह सिद्धांत शिक्षा को पूंजी निवेश के रूप में स्वीकार करता है। उच्च शिक्षा से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों, नीतियों, प्रोग्रामों आदि के द्वारा श्रम बाजार में उत्पादकता बढ़ती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किया गया आर्थिक निवेश अंततः आर्थिक समृद्धि के रूप में सामने आता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी पूंजी आप खर्च करोगे, उसके आधार पर ही आपको वहां जॉब या चीज क्राइटेरिया जो है कवर करोगे, तभी आपको जॉब मिलेगी। जैसे आईआईटी है, आईआईएम से है, जो पढ़ाई करती है उनकी जॉब अच्छी जगह, उनका प्लेसमेंट अच्छी जगह होता है, लेकिन जो सामान्य यूनिवर्सिटी से जो मतलब कोर्सेज करते हैं या डिग्रीज प्राप्त करते हैं, उनका प्लेसमेंट जो है उनके मनचाहे स्थानों पर नहीं हो पाता है। ठीक है, कई बार जो होता है उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी मनचाही जगह पर जॉब करने के लिए। ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में और बातें देख लेते हैं। प्रारंभ में शिक्षा की मात्रा और उसमें किए गए आर्थिक निवेश को ही उच्च उत्पादन क्षमता का पर्याय माना जाता था, किंतु आधुनिक मान्यता शिक्षा की मात्रा और आर्थिक निवेश के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता को भी उच्च श्रम उत्पादकता के मानदंड के रूप में स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में आईआईटी से पास इंजीनियर डिग्री धारकों को अन्य की तुलना में उच्च उत्पादकता युक्त माना जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था, क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि आईआईटी में शैक्षणिक गुणवत्ता अन्य कॉलेजों से अधिक है। अल्फ्रेड मार्शल ने औद्योगिक प्रशिक्षण को राष्ट्रीय निवेश, नेशनल इन्वेस्टमेंट के रूप में स्वीकार किया। किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। मानव पूंजी सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि उच्च शिक्षा का सीधा संबंध मानव पूंजी दक्षता से है। ठीक है, अब क्या है? शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा। क्या कहा गया है? कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस। ये क्या है? सरकार द्वारा बजट में शिक्षा के लिए निर्धारित राशि विभिन्न वित्त की आवश्यकता के लिए होती है। ठीक है, तथा सरकार विभिन्न प्रावधानों के द्वारा इसको उपलब्ध कराती है। इस अवधारणा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार किया जाता है, जैसे कि बजट की कितनी राशि शिक्षा व्यवस्थाओं पर खर्च किया जाए। ठीक है, बजट में कितनी राशि शिक्षा पर खर्च की जाए, इस चीज को शैक्षिक वित्त व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है,
शैक्षणिक अनुसंधान कार्यक्रमों का वित्तीय प्रबंध किस प्रकार किया जाए। ठीक है, अनुसंधान कार्यक्रमों में, रिसर्च में जो वित्त है या व्यय है वो किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट किया जाए, इस बात को दर्शाता है। निजी क्षेत्र किस प्रकार शैक्षणिक व्यवस्थाओं के उन्नयन में सहायता कर सकते हैं। शैक्षिक वित्त के नीतिगत लक्ष्य क्या क्या हैं। पहला तो है पर्याप्तता। जो भी वित्त शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग में लाया जा रहा है वो शिक्षा के लिए या शैक्षिक नीतियों के लिए या शैक्षिक संचालन के लिए पर्याप्त है या नहीं, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। एक लक्ष्य, टारगेट रखा जाता है कि कम से कम कितना धन या कितना वित्त शैक्षिक लक्ष्यों के लिए जरूरी है। ठीक है, तो उसकी पर्याप्तता का ध्यान रखा जाता है। न्याय संगतता, जो भी धन या शैक्षिक नीतिगत कार्यों में लगाए जाने वाला पैसा, खर्च या श्रम आदि जो भी चीजें हैं वो खर्च हो रही है वो न्याय संगत है या नहीं, यानी जो भी चीज हम खर्च कर रहे हैं वो उस क्षेत्र में कार्य कर रही है या नहीं, जिस क्षेत्र में हम उसको लगा रहे हैं या जिस उद्देश्य के लिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं वो उद्देश्य की पूर्ति वो चीज कर रही है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षता। शैक्षिक वित्त के नीतिगत लक्ष्यों में दक्षता भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यदि व्यक्ति शैक्षिक वित्त का निर्धारण कर ले लेकिन उसको किस प्रकार से खर्च करना है इस चीज का निर्धारण वो नहीं कर पाता, या ये इस चीज को वो नहीं जानता या नहीं उसे पता कि किस प्रकार से इसका उपयोग करना है, वो इस कार्य में दक्ष नहीं है, तब भी लक्ष्यों को पूरा करने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूक्ष्म और स्थूल स्तर पर शैक्षिक वित्त व्यवस्था आंतरिक अथवा घरेलू स्रोत। ठीक है, छोटे और बड़े स्तरों पर जो शैक्षिक वित्त व्यवस्था की जा रही है वो इंटरनल और एक्सटर्नल या आंतरिक रूप से या घरेलू स्रोत के माध्यम से किस प्रकार से उन लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। साथ ही जो बाह्य स्रोत हैं उनको भी देखा जाता है कि बाह्य स्रोतों से हम किस प्रकार से वित्त का निर्धारण कर रहे हैं, वित्तियों की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, बजट निर्माण की संकल्पना क्या है। देखिए, बजट तो सभी जानते हैं। साधारण तौर पे जब एक गृहिणी से ही शुरू करें, ठीक है, तो गृहिणी जो होती है अपने पूरे दिन, महीने का, दिन का, हफ्ते का, सब मतलब हर समय का उसके पास बजट होता है कि किस समय उस चीज को, किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी उसे पूरे महीने में, क्या क्या सामान उसे लाना है, क्या क्या सामान उसके पास है, तो इस चीज का वो बजट बनाती है ना। तो बजट का निर्धारण जो होता है, बजट का निर्माण जो होता है वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए करा जाता है कि वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण जो होता है वो बजट कहलाता है, कि हमें कहाँ से पैसा प्राप्त होगा, कहाँ हमें कितना खर्च करना है, कितना हमें आगे की योजनाओं के लिए सेव करके रखना है, इन चीजों का बजट बनाया जाता है। कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ हमें खर्च करना है, इसका अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, प्रशासन का यह भी कर्तव्य है कि वह योजना निर्माण से पहले धन की व्यवस्था करे, उसके निष्पादन की रूपरेखा भी तैयार करे। जो प्रशासन के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं हैं और शिक्षा बजट है उसका निर्धारण जो है सबसे पहले 1950 से शुरू हुआ। सरकार ने योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, मानव संसाधनों को विकसित करने से संबंधित सुझाव सौंपा। योजना आयोग ने शिक्षा को देश के विकास के लिए एक संसाधन बताते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, आयोग ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में पुनर्विन्यास का सुझाव दिया, रीओरिएंटेशन, यानी उन्होंने दोबारा से उसको ओरिएंटेशन के लिए कहा। शिक्षा से संबंधित विभिन्न विभागों का एकीकरण, इंटीग्रेशन पर बल दिया, यानी जितने भी शिक्षा से संबंधित विभाग हैं सबको आपस में जोड़ दिया जाए, उन्हें एक ही विभाग के रूप में उनको देखा जाए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को वृहद स्तर पर शुरू किया जाए तथा व्यावसायिक शिक्षा की रीमॉडलिंग करने का सुझाव दिया, यानी उन्हें उसे दोबारा से उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने का सुझाव दिया, दोबारा से उसे प्रदर्शित करने का सुझाव दिया। मौजूदा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था और विश्वविद्यालय शिक्षा का समंकन, कंसोलिडेशन किया। ठीक है, उच्च शिक्षा व्यवस्थाओं को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर विकसित किया जाए।
ठीक है। जैसे कि शहरी क्षेत्र में उच्च शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार है और ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार है और उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसके आधार पर उनके विकास को ध्यान में रखा जाए या वहां की जरूरतों को पूरा किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्थाओं को अधिक बेहतर बनाया जाए और उनके वेतन और शिक्षण परिस्थितियों को अपग्रेड किया जाए। यानी जो भी उसमें अपग्रेडेशन हो सकता है या जो भी उसमें नव निर्माण हो सकता है या जो भी उसमें नई क्रियाएं या नवाचार हो सकता है उसको किया जाए। ठीक है। अत्यंत पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा में लेने के लिए शिक्षा अनुदान की व्यवस्था की गई। जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई। ठीक है। एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप और लोन वगैरह की व्यवस्था जो है इसके माध्यम से की गई। ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में जो अर्थशास्त्र की जो संकल्पना है पूरी होती है। बाकी इसमें बहुत कुछ है, इसे मैंने बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। यदि समझ में आया है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे लोगों तक भी मेरी वीडियो को पहुंचाइए। आपका सब्सक्रिप्शन जो है मुझे मोटिवेशन देता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली कक्षा में।